आर्ट्स वाले बच्चे के दिमाग में ये रहता है मैंने आर्ट्स चूज़ कर लिया, मेरे पास साइंस बेस का कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि सबको पता है इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब मिलता है या फिर मेडिकल में जाने के बाद आपको जॉब मिलता है। बट आर्ट्स वाले बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है तो इसके बाद करें क्या जिससे मुझे जॉब मिले। बच्चों का क्या होता है जो कि कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहता है इन फ्यूचर, एज़ एन कॉर्पोरेट लॉयर अपॉइंट होना चाहता है या फिर एज़ एन इंडस्ट्रियल लॉयर अपने आप को अपॉइंट करना चाहते हैं इन फ्यूचर किसी कंपनी में, तो उनके लिए बेटर रहता है अगर वो बीबीए एलएलबी चूज़ करें। आर्ट्स वाले बच्चों का रहता है कि ये लॉ को छोड़ के और क्या कर सकता है। ऐसा नहीं है, साइंस वाले ऐसा भी कोर्सेज़ बहुत सारे हैं जो मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे डिग्री उनका बीएससी का मिलता है, बट वो उसके लिए आर्ट्स वाले बच्चे भी एलिजिबल रहते हैं। ई-कॉमर्स का रिसेंटली बहुत सारा ट्रेंड आया है, राइट? तो हम लोगों का पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, हम किसी प्रोडक्ट को हाथ में देखते थे, उसका टेक्सचर देखते थे, कैसा है, क्या है प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे हम लोग लेते थे। अभी ई-कॉमर्स में हम लोग फिज़िकली फ़ील नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग वर्चुअली उसे देख रहे हैं, उसका 3D एनिमेशन, इलस्ट्रेशन वगैरह देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एनिमेशन या मल्टीमीडिया वाले जो बच्चे हैं, यही तो बाद में जाके उनका जो ई-कॉमर्स का वेबसाइट है या फिर उसका जो ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है, यही तो बनाते हैं। सर एआई के वजह से तो ये सब और भी अभी देख रहे हैं बहुत इजी हो चुका है कंपिटिटिवली। एआई में भी अगर आप देखोगे, एआई में डिज़ाइन वगैरह होता है, पर उसका कांसेप्ट तो बनाने के लिए ह्यूमन का ही ज़रूरत पड़ता है ना। जी सर। नॉर्मल एक बीकॉम कर रहा है, 4 साल बीकॉम के बाद उसका जॉब अपॉर्चुनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो। बहुत ही सर नो के ही बराबर ऑलमोस्ट सर मैंने जितने भी स्टूडेंट से बीकॉम के मिले हैं वो सर एदर सर रिग्रेट ही कर रहे हैं सर। रिग्रेट कर रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो आज का जो पॉडकास्ट है बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के लिए बहुत कुछ आज सीखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को 12th के बाद क्या क्या चीज़ करने का आपके पास में ऑप्शन रहेगा। तो ये सब टॉपिक पे बात होगी आज। तो आज मेरे साथ में सर है स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी के। तो सबसे पहले एक बार सर अपना एक शॉर्ट इंट्रो दे दें हमारे ऑडियंस के। हाय, मेरा नाम आबिद बैनर्जी है। मैं स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी बैरकपुर कोलकाता का एडमिशन काउंसलर हूँ एंड मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है स्टूडेंट को गाइड करना, इन फ्यूचर उनका कौन से पाथ से जाने से उनका फ्यूचर बेटर रहेगा, ये सब को लेके गाइड करना एंड एंड टू एंड तक मैं स्टूडेंट को सपोर्ट करता हूँ, पर्टिकुलरली अप टू उनका जब तक का प्लेसमेंट नहीं हो जाए तब तक। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, अभी जैसे कि 12th का एग्ज़ाम सर आने वाला है सर। एग्ज़ाम के बाद सबसे बड़ा स्टूडेंट सारे जो जिस एज में है सर, हुँ। उन लोगों के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही रहता है सर कि अब क्या करें सर? ठीक ठीक है, क्योंकि आजकल इतने सारे अपॉर्च्युनिटीज़ मार्केट में आ गए, एआई वगैरह सब आ गया। राइट, इसके कारण से और कन्फ्यूज़न बढ़ गया है सर। राइट। तो सर इस चीज़ को कैसे स्टूडेंट सॉर्ट आउट कर सकते हैं? आप इस चीज़ों पे अगर कुछ बता सकें? जी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि 12th के बाद अगर आप देखेंगे तो 3 मतलब स्ट्रीम रहता है। एक होता है आपका कॉमर्स बैकग्राउंड रहता है, जी, एक होता है आपका आर्ट्स बैकग्राउंड और दूसरा होता है साइंस। अभी साइंस में भी देखेंगे तो वहाँ पर अंतर है दोनों में, बायो साइंस और प्योर साइंस में। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँगा तो आर्ट्स से अगर शुरुआत करूँगा, क्योंकि आर्ट्स वाले बच्चे के दिमाग में ये रहता है मैंने आर्ट्स चूज़ कर लिया, मेरे पास साइंस बेस का कोई कोर्स नहीं है, क्योंकि सबको पता है इंजीनियरिंग करने के बाद जॉब मिलता है या फिर मेडिकल में जाने के बाद आपको जॉब मिलता है। बट आर्ट्स वाले बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है तो इसके बाद करें क्या जिससे मुझे जॉब मिले? तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कोई ऑप्शन नहीं है या फिर जो कॉमन चीज़ है कि लॉ कर लेते हैं हम लोग। हुँ। तो लॉ में ही सिर्फ़ मेरा फ्यूचर है, ऐसा नहीं है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी बहुत सारा फ्यूचर का ऑप्शन रहता है। अभी देखिए, लॉ एक सब्जेक्ट हो गया, तो लॉ में भी फ्यूचर है। अभी यहाँ पर भी बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी हुँ। दोनों अलग-अलग है। सर ये बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी का जी, सर बिल्कुल। इधर रिसेंटली हम देखे सर और ट्रेंड बढ़ा है। राइट। देखिए, बीए एलएलबी जो है ये बेसिकली डी और बीबीए से नॉर्मली हमको पता चल रहा है कि बीबीए मतलब जो सब्जेक्ट मतलब 5 साल में से जो है 2 साल का रहेगा, जो बिज़नेस या फिर बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो फ़ोकस सब्जेक्ट रहता है उनके ऊपर, एंड बीए एलएलबी में नॉर्मल जो बीए का सब्जेक्ट रहता है उनके ऊपर। राइट। बच्चों का क्या होता है जो कि कॉर्पोरेट फील्ड में जाना चाहता है इन फ्यूचर, एज एन कॉर्पोरेट लॉयर अपॉइंट होना चाहता है या फिर एज एन इंडस्ट्रियल लॉयर अपने आप को अपॉइंट करना चाहते हैं इन फ्यूचर किसी कंपनी में, तो उनके लिए बेटर रहता है अगर वो बीबीए एलएलबी चूज करे। और बीए एलएलबी अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें, जो कोर्ट रूम प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं या फिर खुद का लॉ फर्म या फिर खुद का एक ऑफिस एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उनके लिए बीए एलएलबी इज अ गुड ऑप्शन। तो दीज़ आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बीए एलएलबी एंड द बीबीए एलएलबी। जी सर। अभी इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्ट्स वाले बच्चों का रहता है कि ये लॉ को छोड़ के और क्या कर सकता है।
ऐसा नहीं है। साइंस वाले ऐसे भी कोर्सेज़ बहुत सारे हैं जो ग्रेजुएशन मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे डिग्री उनका बीएससी का मिलता है, बट वो उसके लिए आर्ट्स वाले बच्चे भी एलिजिबल रहते हैं। जैसे बीएससी एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, इट्स अ वेरी ट्रेंडिंग एंड हाई डिमांड कोर्स, क्योंकि आज के डेट पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग मॉडर्न या फिर ट्रेडिशनल जो हमारा जो अप्रोच था, वहाँ से हम लोग फोकस हटा के हम लोग मॉडर्न वेज़ इस्तेमाल कर रहे हैं सब चीज़ों के लिए। जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे, ई-कॉमर्स का रिसेंटली बहुत सारा ट्रेंड आया है, राइट? तो हम लोगों का पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे, हम किसी प्रोडक्ट को हाथ में देखते थे, उसका टेक्सचर देखते थे, कैसा है, क्या है प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे हम लोग लेते थे। अभी ई-कॉमर्स में हम लोग फिज़िकली फ़ील नहीं कर सकते हैं, बट हम लोग वर्चुअली उसे देख रहे हैं, उसका 3D एनिमेशन, इलस्ट्रेशन वगैरह देख रहे हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि एनिमेशन या मल्टीमीडिया वाले जो बच्चे हैं, यही तो बाद में जाके उनका जो ई-कॉमर्स का वेबसाइट है या फिर उसका जो ग्राफ़िकल इलस्ट्रेशन है, यही तो बनाते हैं। राइट? तो ई-कॉमर्स का जितना ट्रेंड धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा, ग्राफ़िक्स या एनिमेशन वाले बच्चों का भी जॉब अपॉर्च्युनिटी इन फ्यूचर उतना ज़्यादा मिलता रहेगा। और भी दूसरे अभी सिर्फ़ प्राइवेट सेक्टर नहीं है, गवर्नमेंट भी अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट भी थ्रू द मतलब सोशल मीडिया, थ्रू मल्टीमीडिया कनेक्शन के थ्रू अपने आप का जो स्कीम है या फिर उनका जो प्रकल्प है विभिन्न, तो उनको प्रमोट करना चाहता है, ठीक है? तो अगर आप देखेंगे ये उजाला गैस का नाम सुना है आपने? जो उजाला सब्सिडी गैस का, तो उनका भी प्रमोशन वो फ़ेसबुक के थ्रू होता है। तो उजाला गैस का जो पोस्टर या बैनर है वो कौन बनाता कौन है? वो एनिमेशन या फिर ग्राफ़िक्स डिज़ाइन वाले बच्चे ही बनाता है। सर एआई के वजह से तो ये सब और भी अभी देख रहे हैं बहुत ईज़ी हो चुका है कंपैटिटिवली। एआई में भी अगर आप देखोगे, एआई में डिज़ाइन वगैरह होता है, पर उसका कांसेप्ट तो बनाने के लिए ह्यूमन का ही ज़रूरत पड़ता है ना। जी सर। तो सारी चीज़ ऐसा नहीं है कि एआई आ गया तो सारी चीज़ आसान हो गया और एआई के थ्रू ही सारा चीज़ हो रहा है। इसके लिए ह्यूमन लेबर तो चाहिए होगा। मैं भी जब 12th में था सर आफ्टर मतलब जैसे ही एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था तो सर बहुत मतलब कि अपना मतलब पैशन मतलब कैसे पहचाने सर? सपोज़ दैट किसी को सर टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सर, हुँ, ठीक है? बट टेक्नोलॉजी में भी अब मल्टीपल टाइप के उसमें भी कोर्सेज़ है सर। राइट, बीटेक, बीसीए सर, बीएससी डे। राइट। तो सर ये सब चीज़ों को अगर कुछ आप देखिए, अगर आप कंप्यूटर साइंस की तरफ अगर जाएँगे तो कंप्यूटर साइंस में डायरेक्टली अगर कोई अगर प्योर साइंस का बच्चा रहेगा जिसका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ बैकग्राउंड है, वो डायरेक्टली बीटेक में जा सकता है। अभी बीटेक में भी बहुत सारे स्पेशलाइज़ेशन हैं। ये खुद को डिसाइड करना पड़ेगा या फिर इसके लिए किसी पर्टिकुलर काउंसलर के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं उसे पहचान पाऊँगा कि इसका ट्रेंड किस तरफ जा रहा है या फिर ये क्या कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके बेसिस पे डिस्कस तो हमेशा कर लेना चाहिए, ठीक है? किसी भी कोर्स को चूज़ करने से पहले, ठीक है? एंड बीसीए का अगर आप देखेंगे, मान के चलिए कि कोई आर्ट्स वाला बच्चा है या फिर कोई बायो साइंस वाला बच्चा है या फिर कॉमर्स वाला बच्चा है, बट उसका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस के ऊपर है। बट उसका सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम नहीं है, इसलिए वो बीटेक नहीं कर पा रहे हैं। उनके लिए बीसीए है। बीसीए करने के बाद अगर एमसीए करते हैं, एमसीए करने के बाद वो फिर से एमटेक कर पाएगा। तो पैरेलली कोर्स जाता है, सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सिमिलर सब्जेक्ट रहता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह ही रहते हैं वहाँ पर, एंड यहाँ पर भी फील्ड सेम ही है, एज़ एन सॉफ्टवेयर डेवलपर, एज़ एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर टेस्टर, यही सब पोस्ट में जाता है वो लोग। हुँ, हाँ, इसमें क्या रहता है कि डिग्री के बेसिस पे या फिर नॉलेज या फिर स्किल सेट के बेसिस पे दोनों का ही स सैलरी जो होता है अल्टीमेटली डिसाइड होता है। क्योंकि अगर कोई कंपनी हायर करेगा तो उसका बेसिक स्किल से ही हायर करता है, उसी के बेसिस पे उसका सैलरी वगैरह जो होता है वो डिसाइड होता है। अभी मतलब ये बोलना चाह रहे हैं सर कि अभी मतलब ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स को ज़्यादा प्रेफ़र करना चाहिए। राइट। देखिए, अभी के पहले के ज़माने में ग्रेजुएशन नॉर्मल प्लेन ग्रेजुएशन होता था, बीए, बीएससी या फिर बीकॉम होता था। अभी के ज़माने में प्रोफेशनल डिग्री कोर्स आ गया है, जिनका अच्छा जो भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेजेस रहेगा, उनका फ़ोकस रहता है कि 60% जो है वो प्रैक्टिकल या फिर स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड 40% जो है वो थियोरेटिकल प्रोग्राम। तो प्रोफेशनल डिग्री कोर्स में अभी कंपनीज़ का भी इतना ही रहता है कि जो प्रैक्टिकली साउंड माइंडेड है या फिर स्किल जिसका अच्छा है, उन्हीं को वो हायर करता है। तो प्रैक्टिकल या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज़ होता ही है जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़। अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन का आप बात देखेंगे, नॉर्मल एक बीकॉम कर रहा है, 4 साल बीकॉम के बाद उसका जॉब अपॉर्च्युनिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो। बहुत ही सर नो के ही बराबर है। लो के ही बराबर। ऑलमोस्ट सर मैंने जितने भी स्टूडेंट्स बीकॉम के मिले हैं, वो सर आइदर सर रिग्रेट ही कर रहे हैं सर। रिग्रेट कर रहा है। अभी उसके बाद मान के चलिए 4 साल उसने बीकॉम किया, 2 साल उसके बाद एमकॉम किया, उसके बाद जॉब अपॉर्च्युनिटी क्या रहेगा सर? उसके बाद भी ज़ीरो ही रहता है। अगर बाद में वो जाके
5 साल और लगा ले, वो पीएचडी वगैरह कर ले, तो कहीं पर जाके वो प्रोफ़ेसर का नौकरी कर लेता है। पर इसमें क्या होता है, रादर देन चूज़िंग द बीकॉम, अगर वो बच्चा अगर बीबीए कर ले, अभी बीबीए में भी बहुत सारा स्पेशलाइज़ेशन है, स्पेशलाइज़ेशन का तो बाद में चूज़ कर सकते हैं, बट ये प्रोफ़ेशनल डिग्री है, तो बच्चे का फ्यूचर सिक्योर्ड हो गया। 4 साल के बाद वो कहीं न कहीं पर जॉब कर रहा होगा, अर्निंग कर रहा होगा। सैलरी डिपेंड करता है कि उसका कितना स्किल, वो अपने आप को ग्रूम अप कितना कर पाया है, कितना सीख पाया है, राइट? सो ये ऑलवेज़ बेटर रहता है कि नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री परस्यू करने से बेटर है कि प्रोफ़ेशनल डिग्री कोर्स में उसका ध्यान रहे। और जो सर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं सर, हुँ। उन लोगों के लिए मतलब क्या-क्या? बहुत सारे ऑप्शन है सर। एक तो आपने खुद बता दिया कि बीबीए। अभी बीबीए में भी बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो गया, या फिर बीबीए का स्पेशलाइज़ेशन मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर ले सकता है, ठीक है? अभी डिपेंड करना चाहिए कि कौन-सा कोर्स में मतलब कौन-सा स्पेशलाइज़ेशन में आपका जॉब अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट में बताया, कोई भी कहीं पर भी कुछ भी सिचुएशन आ जाए, हॉस्पिटल बंद होता है क्या? नो सर। कोविड के टाइम पे सारा सब कुछ बंद था, हॉस्पिटल बंद था क्या? वर्ल्ड वॉर भी आ जाएगा तो सर हॉस्पिटल नहीं बंद होगा। यस। तो इसमें जॉब सिक्योरिटी लेवल सर बहुत ज़्यादा हाई है। एंड इसका और एक बेनिफिट भी है कि बीबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करने के बाद अगर कोई बच्चा अगर एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे, तो बाद में जाके वो गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हो गया, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में जिनका वैकेंसी निकलता है, वो उनके लिए भी एलिजिबल है। अभी सरकारी जॉब मिलना तो वो प्रोसेस के हिसाब से ही होगा, बट वो एलिजिबल रहेगा, वो फॉर्म फिल अप कर सकते हैं, वो फिर अप्लाई कर सकता है। सर मेरा लास्ट 2-3 ही क्वेश्चन रहेगा सर। हुँ, तो मेरा एक क्वेश्चन है सर कि जैसे अभी आप रिसेंटली न्यूज़ देखे या नहीं देखे, जैसे वीआईटी भोपाल में हुँ, रिसेंटली कुछ हुआ था, मतलब हुँ, हुँ, हुँ। पानी-वानी को लेकर के ये सब चीज़। तो सर कॉलेज में जैसे अच्छे-अच्छे कॉलेज है, सब का रैंकिंग तो अच्छा दिखता ही है सर। तो हुँ। मतलब कॉलेज कैसे डिसाइड करें? आप कोर्स डिसाइड हो गया है सर। कॉलेज कैसे डिसाइड करें? क्या-क्या चीज़ पर्टिकुलर चीज़ों का जो मेजर ध्यान रखना चाहिए? बस वो एक थोड़ा-सा बता दें। जी। सब कोई भी कॉलेज है, आज मैं सिर्फ़ अपने कैंपस के लिए नहीं बता रहा हूँ। हर स्टूडेंट के लिए कोई भी कैंपस चूज़ करने से पहले सबसे मेजरली जिस चीज़ के ऊपर ध्यान रहना चाहिए, उसका है आरओआई, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाउ मच आई एम इन्वेस्टिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स हाउ मच आई एम गेटिंग। गेटिंग मतलब इसका पैकेज ही लेना-देना रहता है डायरेक्टली। बट सर ठीक। बहुत सारे आर्टिकल तो ऐसे भी मतलब दिखाते हैं सर, मतलब पैकेज भी तो होता है ना सर कि वो लगते मतलब मार्केटिंग राइट। पर्सपेक्टिव अभी से। मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस ऐसा करते हैं कि उसका वेरिएबल और फिक्स सैलरी वगैरह सब कुछ जोड़-जाड़ के उसका पैकेज बताया जाता है। एक्चुअली वो नहीं है, इन हैंड पैकेज का मैं बात कर रहा हूँ, जो हाथ में मिल रहा है। अभी कोई अगर बता रहा है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कॉलेज ऐसा करता है, बट हाँ, करते हैं। हम लोग देख चुके हैं ऐसा, कि अगर 10 लाख का अगर पैकेज बता रहा है कोई, तो उसका एक्चुअल 40,000 उसका हाथ में मिल रहा है, मतलब 4.8 उसको हाथ में मिल रहा है, बाकी सारे जो है वो वेरिएबल होता है, इंसेंटिव होता है उसमें, उसमें टीए चार्जेस होता है, डीए होता है, एचआरए होता है। तो ये सब को लेके हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इंसेंटिव इज़ मे बी अचीवेबल और मे नॉट बी अचीवेबल, बट एक्चुअल इन हैंड जो मिल रहा है 40,000, वो उसका इन हैंड सैलरी पैकेज हो गया। तो 4.8 ही उसका पैकेज हम कैलकुलेट करेंगे, उसी का आरओआई हम देखेंगे। अगर कोई कॉलेजेस चार्ज कर रहे हैं कि 4 लाख फॉर द बीबीए एंड ही और शी इज़ गेटिंग 4.8 लाख पैकेज, ठीक, तब मतलब क्या ये 100% से ज़्यादा उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अभी बहुत सारे ऐसा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई-कोई कैंपस दिखाता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से स्विमिंग पूल दिखाता है, जिम दिखाता है, ये वो दिखाता है। हमारा इतना बड़ा हॉस्टल है जिसमें एसी फैसिलिटी है, एसी लोगे तो आपको इतना चार्जेस देना पड़ेगा, नॉन एसी का इतना चार्जेस है, डबल शेयरिंग, ट्विन शेयरिंग। होटल या रिज़ॉर्ट में तो नहीं आया है कि ये सब फैसिलिटीज़ मुझे चाहिए। स्विमिंग पूल, जिम ये थर्ड पार्टी चीज़ है, ठीक है? अभी मेन जो है मेरा फैकल्टीज़ कैसा है, कितने पीएचडी होल्डर्स हैं, कितना मुझे समझा पा रहे हो, लाइब्रेरी का फैसिलिटी कैसा है, वहाँ पर बुक्स कितना है, ई लाइब्रेरी का फैसिलिटी है कि नहीं? मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह मिल रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा एकेडमिक्स को छोड़ के एक्स्ट्रा क्या-क्या मुझे सर्टिफ़िकेशन मिलेगा, क्या-क्या नॉलेज मिलेगा? आइदर मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए कोई है वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो प्लेसमेंट टीम है, जो हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराएगा। स्पोकन इंग्लिश, जो वेस्ट बंगाल का बेसिकली बंगाली मीडियम बच्चे रहते हैं, तो उनका इंग्लिश के ऊपर एक वीकनेस रहता है। तो उस वीकनेस को रिकवर करने के लिए कोई है कि नहीं रिस्पॉन्सिबल पर्सन? दैट इज़ अ मैंडेटरी, दीज़ आर द मैंडेटरी थिंग्स। तो सर ये सब जो चीज़ें सर, ये सब चीज़ कोई भी कॉलेज के बारे में एक स्टूडेंट कैसे पता कर सकता है? जाओ, कैंपस में जाओ, विज़िट करो,
ठीक है? बात करो, काउंसलर से बात करो, उस कॉलेज का ईच एंड एवरीथिंग देखो, अगर होगा तो वहाँ पर जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो वहाँ पर घूम रहे हैं, उनके साथ बात करो, उन उनसे पहले नॉलेज लो एंड फर्स्ट थिंग डोंट वेस्ट द टाइम। आफ्टर जैसे एचएस खत्म हो जाता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रिलैक्स हो जाता है, अभी घूमने जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, ठीक सर? तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे जो करियर के ऊपर फोकस रहता है, तो वो तुरंत एचएस देने के बाद अपने करियर के लिए वो तैयारी शुरू कर देता है, वहीं से उसका मतलब थोड़ा-सा लेज़ी भी नहीं होना है, वहीं से स्टार्ट कर देना है फ्यूचर के लिए, वहाँ से थोड़ा-सा फ़ोकस्ड हो जाना है। हुँ, दैट्स इट। तो जैसे सर एनआईआरएफ रैंकिंग ये सब सारे कॉलेजेस के हैं। जैसे बताया था, मेरा सर ये पर्सनल मतलब आपसे मतलब सही मतलब रहेगा जो सजेशन लेना कि सर कोई स्टूडेंट पर्टिकुलर सपोज है वो फाइनेंस का है, ठीक है? अब उनको मार्केटिंग में प्लेसमेंट कॉलेज दे दिया, तो क्या वो सब प्लेसमेंट की कैटेगरी में आएगा सर? देखिए, मार्केटिंग का अगर कोई फाइनेंस वाला बच्चा है, उसको अगर मार्केटिंग में जॉब मिल रहा है, तो उसका ऐसा हो सकता है कि उसका फाइनेंस में एलिजिबिलिटी नहीं बैठा है। कोई भी कॉलेज बुरा नहीं चाहता है, ठीक है? अभी मान के चलिए एक बंदा जिसका बैकग्राउंड में एमबीए इन फाइनेंस किया, तो उसका ग्रेजुएशन में आर्ट्स है। बाद में जाके एमबीए में जाके वो जब फाइनेंस किया, उसका जब फाइनेंस कंपनी में वो इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, उसका कॉम्पिटिटर कौन रहेगा सर? बीकॉम वाले बच्चे जो बीकॉम के बाद एमबीए किए हैं या फिर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके साथ कम्पीट करना पड़ेगा। अगर कॉम्पिटिशन में वो नहीं कर पाएगा, तो उसको बाद में घसीटा जाएगा मार्केटिंग में। तो कोई भी स्पेशलाइजेशन, कोई भी कोर्स चूज़ करने से पहले इनके बारे में भी थोड़ा-सा रिसर्च करना चाहिए कि मुझे कौन-सा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए, ठीक है? मार्केटिंग अच्छा खराब नहीं है। मार्केटिंग कहाँ खराब है? एक बिज़नेस मॉडल में अगर कोई भी कंपनी होगा, तो कंपनी का बैकबोन ही मार्केटिंग रहता है। शुरू से लेके आखिरियत तक मार्केटिंग का ही लोग रहता है, इसका भी वैकेंसी ज़्यादा पर रहता है। मेजर देखते हैं ना सर, वो गया किसी और के लिए पर वो कर कुछ और रहा है सर। ऐसे मैक्सिमम ने होता है ये स्किल सेट की वजह से ही मैक्सिमम होता है। अगर वो कोई कॉलेज चूज़ कर ले जहाँ पर उनको फ़ोकस नहीं दिया जाता है कि उस लाइन पे या फिर उस करियर पाथ पे कैसे आगे बढ़े, उसके ऊपर कैसे फ़ोकस करें, उसका जो स्किल कैसे बढ़ाएँ, तो फिर वो डायरेक्शन उनका चेंज हो जाता है। जैसे सर मैंने मतलब कुछ देर पहले ही बोला था बीआईटी भोपाल में जो इंसिडेंट हुआ था, तो जैसे सर रैंकिंग होता नहीं है सर, सारे कॉलेजेस का फैकल्टी का रैंकिंग होता है, एनआरएफ रैंकिंग होता है, ठीक है? तो सर हाइजीन और सेफ्टी के लिए भी मतलब सर एक आपको ऐसा नहीं लगता है सर रैंकिंग होना चाहिए? जिससे कि मतलब स्टूडेंट को भी पता चले कि वहाँ का फूड कैसा है, वहाँ का कैंटीन का एक क्वालिटी तो ये चीज़ जैसे आज जी, जी। ज़ोमैटो में भी सर ऑर्डर करते तो हम लोग सर ये सब चीज़ें एकदम, एकदम। ये एक सर हेल्थ एक कहीं न कहीं बहुत बड़ा फैक्टर फैक्टर तो होता ही। अभी देखिए हमारे कैंपस में जैसे हम लोग एडमिशन से पहले अगर कोई बच्चा अगर वहाँ पर टूर के लिए आता है, तो हम लोग अलाउ करते हैं उसे कैंटीन में खाना वगैरह खाने के लिए सब कुछ। जो रेगुलर खाना मिलता है सब लोगों को वही खाना गार्जियन भी खा सकता है और स्टूडेंट भी खा सकते हैं बिफोर द एडमिशन। चार्जेबल होता है, वो चार्ज देके अपना खाना खा सकते हैं। स्टूडेंट इतना पे कर रहा है सर एटलीस्ट जी, बिल्कुल, हाइजीन बिल्कुल, तो बिल्कुल तो होना ही तो चाहिए, ठीक है? एंड हम लोगों का जो फूड सिस्टम है वो हम लोग ऐसे टेस्ट के बेसिस पे चेंज करते रहते हैं। दूसरा बात ये है कि हम लोग खाने का एक रूटीन है, जैसे टेस्ट उनका चेंज होना चाहिए। एक ही टाइप का खाना खाने से काफ़ी बार बोरियत आ जाता है, तो हम लोग चेंज करते रहते हैं। एंड हाइजीन का और उनका जो सही न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है कि नहीं, उसका सब कुछ ठीक-ठाक है कि नहीं, इसके ऊपर भी फ़ोकस रहता है। कैंटीन का जो इंचार्ज है हमारा, तो वो ये सब को लेके स्टूडेंट के साथ बात करते हैं। स्टूडेंट काफ़ी बार ऐसा भी होता है, स्टूडेंट बोल रहा है कि मुझे सर आज ये सर ऐसा टाइप का खाना अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। तो हो सकता है सेम डे ना मिले तो अगले दिन हम लोग वो सब अरेंज करा देते हैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि मतलब कुछ टिप्स अगर देना चाहें आफ्टर 12th सो सर बोल सकते हैं और पहला बात तो ये है कि अभी एग्ज़ाम आने में थोड़ा-सा टाइम है, मतलब एग्ज़ाम के लिए अभी थोड़ा-सा टाइम है। फ़रवरी में शायद वेस्ट बंगाल बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है या फिर 12th का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। सो पहला तो है कि फ़ोकस करो कि 12th के एग्ज़ाम में अच्छा खासा मार्क्स मिल जाए, ठीक है? क्योंकि इसके बाद जो है 12th का मार्क्स अगर मिल जाए, काफ़ी बार बहुत सारे कंपनीज़ ऐसा हैं कि वो पूरा एकदम परसेंटेज के बेसिस पे क्राइटेरिया सेट करके रखते हैं कि 10th से लेके ग्रेजुएशन तक उसका 60% होगा तो ही ये इंटरव्यू में बैठना पड़ेगा। तो थोड़ा-सा उसके लिए भी अभी 12th के ऊपर ही फ़ोकस देना है बेसिकली। एंड 12th के इंस्टेंट बाद अगर कुछ देखना है तो पहले अपना क्या करना चाहते हो, इसको ये पाथ को पहले डिसाइड करना पड़ेगा, किसी एक चीज़ में फ़ोकस रहना पड़ेगा। अगर कन्फ्यूज़न में रहेगा तो मतलब 2 नाव में पैर रखने जैसा हो जाएगा। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को भी लेके ध्यान में रखना। नुकसान तो सर 2 बार एग्ज़ाम कर दिया है सीबीएसई का तो हाँ, हाँ। सब अभी जिस कुछ अभी वेस्ट बंगाल बोर्ड में भी सेमेस्टर सिस्टम आ रहा है।
तो ये सब को लेके डर भी रहता है। डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि डरने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर डर जाओगे तो फिर बुरा ही होगा। थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस अपने आप के ऊपर रखना पड़ेगा एंड बाद में पछताना नहीं पड़े, इसलिए थोड़ा-सा फ़ोकस हो जाना है। अभी से एचएस का एग्ज़ाम भी देना है, उसके साथ-साथ एचएस का एग्ज़ाम जैसे ख़त्म हो जाता है, तो ग्रेजुएशन में क्या करना पड़ेगा या फिर ग्रेजुएशन में क्या लेना चाहिए, इसके लिए थोड़ा-सा कंसर्न हो जाना है। आप लोग हैं, आप लोग जी सर। गाइड करते हैं स्टूडेंट को, ठीक है? तो आप लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करेगा तो स्टूडेंट का बेटर ही आप लोग करोगे, ठीक है? या फिर आप लोग जैसे कोई स्टूडेंट हमारे कैंपस में भी आता है तो हम लोग भी कोशिश करते हैं जितना गाइड कर सकते हैं तो उतना गाइडेंस देते हैं हम लोग। एंड सर थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम सर एंड आने के लिए पॉडकास्ट में। अगर आप लोग कोई को मतलब कुछ भी डाउट है, अगर कन्फ्यूज़न में है, तो आप लोग मतलब हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन हम सर का भी मेल आईडी देंगे, सर से भी डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। इसी टाइप का इन्फॉर्मेशन देखने के लिए ना सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।